आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक विधि के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इस सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम चर्चा करते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ। सरकार की 3 शक्तियाँ होती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। साधारण शब्दों में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को चलाने के लिए तीन शक्तियाँ जिसको हम कह दें उनका गठन किया गया है। पहला कि जो नियम बनाती है, दूसरा जो नियमों को लागू करवाती है और तीसरा नियमों का उल्लंघन करने पर जो दंड का प्रावधान करती है। नियम बनाने वाली, नियम को लागू कराने वाली, नियम के उल्लंघन पर दंड देने वाली, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी तो लोगों के लिए, सरकार के लिए या फिर देश को चलाने में बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये लोग एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो ये अपना स्वयं का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर न्यायपालिका न्याय बनाने लग जाए, विधायिका का कार्य जो है वो न्यायपालिका खुद ही करने लग जाए, तो न्याय देने का जो काम है वो फिर न्यायपालिका नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें व्यवस्थापिका की, कि सरकार की व्यवस्था को चलाना या राज्य की व्यवस्था को चलाने का जो कार्य है वो जिन लोगों के सुब्रत किया गया है, अगर वो लोगों को सजा देना शुरू कर दें तो फिर वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। विधायिका भी उसी प्रकार है कि अगर कार्यपालिका जो है वो नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन अगर वो व्यवस्थापिका का कार्य करने लग जाए तो वो अपने कार्य क्षेत्र में पिछड़ जाएगी और अगर ये लोग एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर करने लग जाएंगे तो फिर सरकार जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। इसलिए तीनों शक्तियों को अलग अलग कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है और ये जो स्वतंत्रता उनको दी गई है इसी को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विद्वानों का ऐसा मत है कि सरकार की ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग हाथों में रहने से जनता के हितों की सुरक्षा होगी। अब जनता के हितों की सुरक्षा कैसे होगी? अगर न्यायपालिका है, कोई न्यायाधीश बना है, न्यायाधीश बन के अगर वह निर्णय देता है तो उसमें उस न्यायाधीश के गुण मौजूद होते हैं और इसीलिए वह न्याय जो है अच्छे से कर पाता है। व्यवस्थापिका में अगर कोई बैठा है तो उसको अपने काम का नॉलेज होता है और जिसको जिस चीज़ का नॉलेज है अगर उसको वही काम सौंपा जाए तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गेडिक के अनुसार ये सिद्धांत कि शासन के विभिन्न कार्य व्यक्तियों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिए। प्रत्येक विभाग दूसरे विभाग में हस्तक्षेप किए बिना अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहे और अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र रहे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। गेडिक ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है कि शासन के जो विभिन्न कार्य हैं उन विभिन्न कार्यों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिए। जैसे शिक्षा से जुड़ा कार्य है तो वो शिक्षा विभाग को देना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग की जगह शिक्षा से जुड़ा हुआ काम नगर निगम करने लग जाएगा तो वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको शिक्षा का कोई अनुभव नहीं है। तो कई व्यक्ति हैं जो विभिन्न व्यक्ति हैं, उनको विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं तो हर विभाग को
अपने विभाग का काम जो है वो अच्छे से करना चाहिए और उनको अपने कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक विभाग दूसरे विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। उनके कार्य क्षेत्र जो हैं वो सीमित होना चाहिए कि वो केवल अपने ही कार्य क्षेत्र करेंगे। तो ये सिद्धांत जो अपनाया गया है इसी को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहा जाता है। डॉक्टर इकबाल नारायण के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है? राज शक्ति की अभिव्यक्ति तथा प्रयोग तीनों रूपों में स्वतंत्रता पूर्वक हो। कौन से तीन रूप? व्यवस्थापन, कार्यपालन तथा न्याय। इन तीनों से संबंधित शक्तियाँ पृथक पृथक हाथों में रहे, यानी अलग अलग लोगों के हाथों में रहे। इनसे संबंधित विभाग अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र हो तथा कोई भी एक दूसरे विभाग की शक्ति तथा उसके अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। इस सिद्धांत को राज शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। राज शक्ति का कह लो या फिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कह लो। कुल मिला के डेफिनेशन यही कहना चाह रही है कि शासन को चलाने के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये जो शक्ति उनको दी गई है वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण को अगर आप नाम से देखेंगे तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, और शक्ति का मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता या ताकत। तो अगर इसके नाम को ही देखेंगे तो हमें उसी से पता चलता है कि शक्तियों को बांटा जा रहा है। और कौन सी शक्ति? उनके कार्य करने की शक्तियाँ। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अगर हम विकास की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। परंतु मॉन्टेस्क्यू के पूर्व इस सिद्धांत के प्रतिपादन एवं विकास में यूनानी विचारक प्लेटो, अरस्तु, रोमन चिंतक सिसरो, पॉलिबियस, 14वीं शताब्दी में मार्सिलियो ऑफ एडुओ, 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक बोंदा, 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक आदि के विचारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मॉन्टेस्क्यू से पूर्व शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को जाता है। यद्यपि प्लेटो ने अपने ग्रंथ लॉज द्वारा मिश्रित राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। जो प्लेटो थे उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था लाज नामक, उसमें उन्होंने एक मिश्रित राज्य का विचार जो है वो रखा था। परंतु अरस्तु की पुस्तक राजनीति से अरस्तु ने असेंबली, मजिस्ट्रेट और न्यायिक नामक 3 विभागों का उल्लेख किया था। मतलब प्लेटो ने तो कहा था कि मिश्रित राज्य होना चाहिए, लेकिन अरस्तु ने क्या कहा राजनीति नामक पुस्तक में कि असेंबली, मजिस्ट्रेट और न्यायिक ये 3 विभाग जो हैं वो होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू से पहले अरस्तु ने इस सिद्धांत के बारे में कहा था। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी इस सिद्धांत पर विचार किया है। लॉक ने आधुनिक शासन की 3 शक्तियों में अंतर किया है। उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और विदेश विभाग का उल्लेख किया है। लॉक का कहना था कि तीनों शक्तियां यदि एक ही व्यक्ति के हाथों में होंगी तो भ्रष्टाचार फैलने की संभावना होगी। यही कारण है कि उन्होंने अलग अलग शक्ति को बांट दिया था। बोर्दो प्रथम आधुनिक विचारक थे जिन्होंने शक्तियों के पृथक्करण की बात के विचार को दिया। उन्होंने न्यायिक कार्यों को पृथक संसदा को देने का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से ये कुछ विचारक थे, कुछ विधिशास्त्री थे जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इनमें मॉन्टेस्क्यू जो है मतलब अगर मूल रूप से देखा जाए तो मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक
माना जाता है, कहा जाता है। उनके पहले भी कई विधि शास्त्री रहे हैं जिन्होंने शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत की बात कही है। तो मित्रों, शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।